ये गरीब गुरबा का वोट कैसे हम खरीद सकते हैं? इसमें इनको महारत हासिल है हमारे आदरणीय विधायक शंभूनाथ यादव जी को। तो क्या साड़ी साड़ी वाला जो प्रकरण चला था, अब ये तो हम उसी का नहीं आप बोल रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही लोग का चैनल दिखा रहा था कि साड़ी बांट रहे हैं, पीट रहे हैं, भागो भागो भागो। अरे भाई, दरवाजे पर कुत्ता भी आता है तो उसको हम लोग प्रेम से खिला देते हैं। या तो गलत करना था, नारी का सम्मान करना नहीं जानते हैं आप। 2500 रुपया माई बहन योजना चला रहे हैं भाई, कहाँ से चलाइएगा? माई बहन का इज्जत करने का आपको ढंग नहीं है, आप माई बहन योजना चला रहे हैं। विधायक की गाड़ी फंस गई और विधायक को नजर नहीं आ रहा है कि हमारे क्षेत्र की स्थिति क्या है। अच्छा, ईमानदारी से आप बताइए कि एक दिन वह विकास के सवाल पर विधानसभा में कभी बात किए हैं क्या? अपनी बात को रखे हैं? हम तो नहीं जानते इस बात को। हो सकता है कि आप लोगों को जानकारी हो, मुझे पता नहीं है कि विधानसभा में पूरे 10 साल के अपने कार्यकाल में विधायक जी कहीं बरहमपुर के विकास के सवाल पे कोई काम किया हो। भाई, लोकतंत्र है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। और बरहमपुर विधायक की आप चर्चा कर रहे थे, ये कौन सा सामाजिक काम किए थे भाई? कहाँ संघर्ष किए थे? चक्की से मेरा तो रिश्ता 35 साल से है। एकाध लोग राजनीति करने वाले लोग थे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जनता मालिक है लोकतंत्र की, और मुझे लगता है कि जनता इस बार इस सब चीज पर ध्यान देगी कि ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर भी करना जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। टिकट कटेगा अंजुम आरा का? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं लग रहा है कि अंजुम बोल रहे भूल हुआ था उस समय। राजनीतिक भूल, टिकट की बात मैं नहीं कहा। मैंने कहा कि अंजुम को टिकट देना पार्टी का सर्वश्रेष्ठ निर्णय था, लेकिन राजनीतिक भूल हुई थी। नहीं, वो भूल नहीं थी। आप क्यों हमको लपेट रहे हैं भाई? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां क्षेत्र में देखने को मिल रही है। विभिन्न राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लगातार क्षेत्र भ्रमण पर निकल चुके हैं, जनता को अपने एजेंडा समझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जदयू के पूर्व महासचिव और दिनारा के विधानसभा प्रभारी राजकुमार शर्मा जी, जो कि एक कद्दावर नेता हैं और लंबे समय से जदयू में ये राजनीति करते आ रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, कई सारी जिम्मेदारियों को निभाए हैं, राजनीति को करीब से समझते हैं। इनसे आज हम लोग बक्सर जिले के जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है जी। गुलशन जी, आपके चैनल को और आपके जो दर्शक और श्रोता हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मैं अभिनंदन करता हूं आपके चैनल का कि जो हमारे जैसे लोग का भी आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सवाल आपसे ये रहेगा कि विपक्ष, चूंकि आप लोग सत्ता दल से हैं, तो विपक्ष के राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, जितने लोग हैं वो लोग रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। चुनाव में भी उनका वही मुद्दा रहेगा। माई बहन योजना भी अभी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप लोगों का एनडीए का सत्ता दल का नारा विकास है और आप लोग विकास के नाम पर ही जनता के बीच में अभी भी जा रहे हैं। तो क्या लगता है, माई बहन योजना जो कि प्रत्येक महिलाओं को 2200 रुपया देने का जो वादा किया गया है, उसका कितना असर पड़ेगा और आपका विकास का मुद्दा कहां तक जा पाएगा? गुलशन जी, देखिए, हर पार्टी अपना अपना एक एजेंडा लेके आती है, और एजेंडा तय करना और उसको कार्यान्वित करना दोनों दो चीज होता है। पिछले हम लोग भी 90 से सक्रिय राजनीति में हैं और हम लोगों ने देखा है कि कुछ दिन हम लोगों को जनता दल के माध्यम से लालू जी के नेतृत्व में भी हम लोगों ने देखा है बिहार को अंदर से काफी घुटन सी महसूस होती थी। हम लोग नेतृत्व के सामने जहां तक हम लोग की पहुंच थी इस बात को रखते भी थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक अन्याय करना कहीं से लाजमी नहीं है और ये दल हित में नहीं है। लेकिन एक सत्ता के साथ जो मद होता है
तो उस समय के तत्काल जो भी मुख्यमंत्री रहे या फिर मंत्रीगण रहे, इतने मदान्ध हो गए कि जमीनी कार्यकर्ताओं का बात वह सुनना ही बंद कर दिए और उनका एक ही था, फूट डालो राज करो। अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा था, विकास के नाम पर सड़कें नहीं थी। हम लोग कई एक ऐसी घटना है जिसका मैं जिक्र करने लगूंगा तो बहुत लंबा आपका ये हो जाएगा, समय भी आपके पास कम ही है। एक भय का माहौल था समाज में। लोग, जहां हम रहते हैं ब्रह्मपुर मेरा घर है, यहाँ से रघुनाथपुर स्टेशन की दूरी 3 किलोमीटर। शाम के बाद जैसे ही अंधेरा होता था रास्ता बंद हो जाता था, रास्ता बंद हो जाता था। कहीं छिनैती हो जाती थी, कहीं अपहरण हो जाता था। जब 94 में दल टूटा, जॉर्ज साहब और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जब दल अलग हुआ तो हम लोग उसी समय निर्णय ले लिए कि अब ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा और हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम करना शुरू किए। आदरणीय जॉर्ज साहब भी हम लोग के नेता हुआ करते थे, पुराने समाजवादी नेता थे। बिहार की जनता ने लगातार 94 से लेकर के 2005 तक लगातार हम लोग सड़कों पर संघर्ष किए। उस समय हम लोगों ने देखा कि हम लोगों पर जिस तरीके का प्रहार हुआ, लाठियाँ चली, लोग गाली दे रहे थे, हम लोग का मीटिंग नहीं होने देते थे, कहीं हम लोग सभा करने जाते थे वहाँ अराजकता पैदा कर दिया जाता था। लेकिन हम लोग झुके नहीं और हम लोग लड़ते रहे। 2005 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो माननीय नीतीश कुमार जी को एक टूटा बिखरा बिहार मिला था। और जिस बिहार को आज, जैसे आप ही अपने गांव से चले होंगे तो ब्रह्मपुर आने में आपको कितना समय लगा होगा, और उस समय के लोगों से आप पूछिए कि उनको कितना समय लगता था। तो लोग कह रहा है कि विकास नहीं हुआ तो हम और आप ऐसे कैसे स्वच्छंद होकर के हम अपनी बात को रख रहे हैं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। कहीं भय का माहौल नहीं है। 12 बजे रात में भी हम निकल के 2 बजे रात में भी हम सासाराम से चले आते हैं, पटना से आते हैं, 2 घंटा में आ जाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक जंगल राज का भय दिखा करके आप लोग सत्ता में आएंगे? क्योंकि जंगल राज की जिसका जिक्र आप 90 के दशक वाला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के समय में भी उसी तरह का स्थिति है। आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं उनका कितना जो है जनता पर कितना अत्याचार बढ़ गया है। एक भी आवेदन जो है किसी का फ्री में नहीं सुना जा रहा है, आवेदन का पैसा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश राज में अधिकारियों का काफी बोलबाला हो गया है। जितने कुर्ता पैजामे वाले समाजवादी नेता हैं उनका कहीं पर नहीं सुना जा रहा है। जंगल राज का जब भी आप लोग चुनाव में जाते हैं या कभी भी मंच से बोलते हैं तो आप लोग केवल वहीं लालू जी का जंगल राज बोलते हैं, लेकिन 20 साल तो आपको भी जनता ने दिया है। तो फिर क्या अभी भी तो अपराध की ग्राफ देख रहे हैं? अहियापुर का घटना जो है, दिन दहाड़े उस तरह का हत्या, लगातार बक्सर में 4 दिनों में 5 हत्याएं हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में अभी ताजा मामला चल रहा है रेप का। तो इस तरीके से पूरे बिहार के विभिन्न हिस्सों में देखा जाए तो प्रतिदिन अपराध के जो ग्राफ हैं वो बढ़ ही रहे हैं। तो फिर क्या इसको जंगल राज नहीं कहा जा सकता? और जंगल राज का भय कब तक दिखाया जाएगा? नहीं, निश्चित आपने जो कहा यह सवाल लाजमी है आपका, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग भी चिंतित हैं। लेकिन एक चीज गुलशन जी आपको देखना चाहिए कि अभी जो हत्याएं हो रही है वर्तमान में, तो हत्या करने वाले, कराने वाले और जिनकी हत्या हो रही है, हत्या को मैं कहीं से जायज नहीं मानता हूँ। हत्या अत्यंत ही शर्मनाक और निंदनीय चीज है, लेकिन वे कौन लोग हैं? कहीं से न कहीं से अगर आप देखिएगा तो सारे लोगों का संबंध उस दल से है जिसको हम जंगल राज कहते थे। समाज में जो हत्याएं हो रही है या बलात्कार का ही बात आप कह रहे हैं, तो मेरे समझ से कोई ऐसा हत्यारा नहीं है और कोई बलात्कारी नहीं है जो नीतीश जी के राज में स्वच्छंद घूम रहा हो। उसका सब लोगों का जगह जेल की चारदीवारी के अंदर है। अब उस समय से जब आप तुलना कर ही दिए तो आपको याद होगा चंपा विश्वास का घटना, उसमें क्या हुआ। अभी अपराधी अपराध करता है लेकिन अपराधी पकड़ा जाता है और उसको सजा होती है। उस समय न अपराधी पकड़ा जाता था न अपराध रुक रहा था। तो दोनों में एक अंतर है। इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है? इस बार हमारा मुद्दा स्वाभाविक है, विकास है।
किस तरह का विकास करेंगे आप लोग? हर तरह का विकास हुआ है। बिहार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आपको विकास नजर नहीं आए। चाहे स्कूल का भवन देखिए, चाहे रोड देखिए, चाहे सिंचाई की व्यवस्था देखिए, चाहे बिजली की व्यवस्था देखिए। मैं एक प्रसंगवश आपको एक बात बता दूं कि बचपन में हम लोग लालटेन लेकर के पढ़ते थे, दिया जलता था गांव में। कभी 8 दिन, 1 महीना, 15 दिन पर बिजली आती थी तो हम लोग बड़ी खुश होते थे, ताली बजा बजा करके लाइन आ गई, लाइन आ गई। और हम लोग उस चीज को, दौर को भी हम लोगों ने देखा है। हमारी जैसी जो पीढ़ी है, हम लोगों ने तो काफी परिवर्तन देखा इस राज्य में, इस देश में। तो विकास हमारा मुद्दा है। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और पूरा जदयू परिवार 2025 और फिर से नीतीश के नारे के साथ 225 सीट पर एनडीए को जीत दिलाने के लिए कटिबद्ध है। और बिहार की जनता का पूर्ण समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि विकास आपके नीतीश कुमार जी ने किया है। केंद्र में भी आपकी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी आपकी एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार जी भी यहाँ पर पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बक्सर जिला की बात करें तो बक्सर जिले में जहां एनडीए का ही गढ़ माना जाता था सभी सीटों पर, आज एक भी सीट आपके खाते में नहीं है। और इस बार जो आप 2025 फिर से नीतीश का नारा दे रहे हैं, तो क्या लगता है कितना संघर्ष रहेगा, कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ब्रह्मपुर सीट की बात करें तो कि राजद के यहाँ पर शंभुनाथ यादव हैं, काफी बड़ी संख्या मतों के अंतर से ये यहाँ पर विजयी हुए हैं, दूसरी बार से हैं। बक्सर सदर सीट पर भी महागठबंधन का कब्जा है, डुमरांव सीट पर भी महागठबंधन का कब्जा है, राजपुर में भी महागठबंधन का कब्जा है। तो इन चारों सीटों को छुड़ाने के लिए आप लोगों के पास क्या योजना है और कैसे आप लोग इससे निपटने वाले हैं? गुलशन जी, आप बात कह रहे हैं। जहां तक सवाल है एनडीए का कि बक्सर जिला के 4 सीटों पर, चारों पर कब्जा इंडिया का है, तो जो 2020 में जो राजनीतिक गलतियां हुई थी, मैं मानता हूं कि उसमें राजनीतिक भूल हुई थी, लेकिन उस भूल से हम लोग सबक ले चुके हैं। और उस सबक का परिणाम है कि अगर 2020 आपको याद है तो आपको 2010 भी याद रखना पड़ेगा, जब पूरे शाहाबाद में हम लोगों ने पूरे राजद कुनबा को हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। और राजनीतिक भूल बस हुआ है 2020, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि वह राजनीतिक भूल और गलती थी। और हम लोग अपनी गलती को स्वीकार करने में कहीं संकोच नहीं करते हैं। रही बात ब्रह्मपुर विधानसभा, तो ब्रह्मपुर विधानसभा मेरा गृह क्षेत्र है। ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक के प्रति अभी तक मेरे मन में यही है कि ये कहीं से भी विधायक नहीं है, न नेता हैं और न कुछ हैं। इनका सिर्फ राजनीति ही करते हैं व्यवसाय को फलने फूलने के लिए। व्यवसाय के अलावा आदमी का कोई काम नहीं है, सतह जमीन पर कोई काम नहीं है। अभी नैनी जोर ब्रह्मपुर पथ देखिए, ये पथ बन रहा है, सारे लोग श्रेय ले रहे हैं, लेकिन मैं भी जानता हूं इस बात को कि इस पथ में अगर काम, अगर जैसा सुनने में आ रहा है विभागीय काम शायद आज से कल से शुरू हुआ है, इसमें एक आदमी काफी अथक प्रयास किया, वह जेडीयू का एमएलसी राधाचरण सेठ थे। विधायक को तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। आम लोगों के बीच में कहते हैं कि हम विपक्ष के विधायक हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन बगल में डुमरांव, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं अजीत जी, हो तो रहा है मुख्यमंत्री आवास सड़क परियोजना से, प्रधानमंत्री सड़क परियोजना से, लेकिन जैसा कि अजीत जी दावा कर रहे हैं कि हमने 171 किलोमीटर रोड बनवाया, तो अब बताइए कि अजीत जी तो माले के विधायक हैं, वो तो विपक्ष के विधायक हैं, उनका काम कैसे हो जा रहा है, इनका काम क्यों नहीं हो रहा है भाई? एक चीज में इनको महारत हासिल है कि गरीब गुरबा का वोट कैसे हम खरीद सकते हैं, इसमें इनको महारत हासिल है हमारे आदरणीय विधायक शंभुनाथ यादव जी को। तो क्या साड़ी वाला जो प्रकरण चला था, अब ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही लोग का चैनल दिखा रहा था कि साड़ी बांट रहे हैं, पीट रहे हैं, भागो भागो भागो। अरे भाई, दरवाजे पर कुत्ता भी आता है तो उसको हम लोग प्रेम से खिला देते हैं। या तो गलत करना था, नारी का सम्मान करना नहीं जानते हैं आप। 2500 रुपया माई बहन योजना चला रहे हैं भाई, कहाँ से चलाइएगा? माई बहन का इज्जत करने का आपको ढंग नहीं है, आप माई बहन योजना चला रहे हैं। अच्छा, पिछले दिनों विधायक जी का गाड़ी भी फंस गया था,
गरहथा के आसपास में। ये तो शर्मनाक बात थी भाई। विधायक की गाड़ी फंस गई और विधायक को नजर नहीं आ रहा है कि हमारे क्षेत्र की स्थिति क्या है। अच्छा, ईमानदारी से आप बताइए कि एक दिन वह विकास के सवाल पर विधानसभा में कभी बात किए हैं क्या? अपनी बात को रखे हैं? हम तो नहीं जानते इस बात को। हो सकता है कि आप लोगों को जानकारी हो, मुझे पता नहीं है कि विधानसभा में पूरे 10 साल के अपने कार्यकाल में विधायक जी कहीं बरहमपुर के विकास के सवाल पे कोई काम किया हो। और बरहमपुर, जैसे आप देख रहे हैं कि बरहमपुर आज से जो 5 साल 7 साल पहले का बरहमपुर था, आज यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी हो गई, मंदिर का पूरा कायाकल्प हो गया। तो ये तो नीतीश कुमार जी का दिन है। आदरणीय नेता आए, उन्होंने देखा। 2009 उनकी प्रगति विकास यात्रा थी, उसमें मैं पर्सनल प्रयास करके उनको बरहमपुर लाने का हमने काम किया, आदरणीय नेता शिवानंद तिवारी के माध्यम से। और वो आए थे तो वादा करके गए थे और उन्होंने बिना कहे फिर वादा को पूरा कर दिया। आप लोगों को हमसे ज़्यादा जानकारी होगा कि कितना पैसा वो दिए हैं यहाँ। आज मंदिर का स्वरूप बदल गया, लोगों का रोजगार बढ़ गया। अभी बरहमपुर बाजार का चौड़ीकरण होने वाला है रोड का, तो उससे भी बरहमपुर को राहत मिलेगी, जाम से राहत मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि विधायक को मुकाबला अगर एनडीए को देना है तो जेडीयू को ही यहाँ पर कोई कैंडिडेट उतारना चाहिए? नहीं, देखिए, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो मामला शीर्ष नेतृत्व का होता है और शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि पूरी एनडीए का कुनबा इस बार एक साथ ही एकजुट होकर लगेगा। चाहे वह भाजपा लड़े, जेडीयू लड़े, लोजपा लड़े, राष्ट्रीय लोक मोर्चा लड़े, हम लड़े, कोई भी दल लड़ेगा, इस बार निश्चित रूप से एनडीए का विजय पताका बक्सर जिला के चारों सीट पर फहरेगा। इसकी मैं पूर्ण गारंटी लेता हूं। अच्छा, आपसे एक राय लेना चाहेंगे, आप चूंकि पुराने राजनीतिज्ञ हैं। बक्सर जिला में पिछले कुछ चुनावों को देखा जाए तो एनडीए के जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी के एनडीए के जो निर्णय है उससे नाराज होते आ रहा है। लोकसभा में भी पैरासूट कैंडिडेट भेजे जा रहे हैं, विधानसभा में भी कई बार पैरासूट, और इसका खामियाजा भी पार्टी भुगत रही है। फिर भी बार बार इस तरह का हरकत जो है पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और उसका खामियाजा भी भुगता जा रहा है। तो क्या इस बार पार्टी कुछ निर्णय बदलने वाली है, या फिर से यदि पैरासूट भेज रही है तो क्या स्थिति परिदृश्य रहने वाला है? क्योंकि जो वोटर हैं उनमें अब धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती जा रही है। जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर पार्टी का झंडा ढोते हैं, उनके मन में अब निराशा का भावना है कि भाई, हर कार्यकर्ता का ये इच्छा रहता है कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता सदन तक पहुंचे। तो ये एक जो बड़ा बीमारी है वो बीजेपी जेडीयू में देखने को मिल रही है। गुलशन जी, देखिए, हमने शुरू में आपसे कहा कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व जो तय कर देता है, हम उस पर अड़िग होते हैं। लेकिन आपका क्या विचार? लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर आप हमसे व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो इस तरीके का निर्णय लेने से पार्टी को भी बचना चाहिए। और स्थानीय जो कार्यकर्ता है और उसको अगर आप टिकट देते हैं, अगर वो चुनाव जीत के जाता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और मैं मानता हूं कि जनता दलियों, खास करके नीतीश कुमार जी, इस चीज का ख्याल रखते हैं। अगर नहीं रखते तो दाऊद जैसा व्यक्ति, डॉक्टर दाऊद अली, माननीय विधायक डुमरांव को उठा करके और एकाएक उनको विधानसभा में भेज देना एक कार्यकर्ता का मान सम्मान था। लेकिन पिछले चुनाव में अंजुम आरा तो उतारा गया था, जिनकी कभी कोई चर्चा ही नहीं थी। नहीं, अंजुम जो है मेरी छोटी बहन भी है और अंजुम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, इस क्षेत्र से बिलोंग करती है। और अंजुम को टिकट देना कहीं से गलत निर्णय नहीं था पार्टी का। पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस समय हमने आपसे शुरू कहा कि कुछ राजनीतिक भूलें हुई थी जिसका लाभ मिल गया था विपक्ष को। इस बार टिकट कटेगा अंजुम आरा का? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं लग रहा है कि अंजुम बोल रहे भूल हुआ था उस समय। राजनीतिक भूल, टिकट की बात मैं नहीं कहा। मैंने कहा कि अंजुम को टिकट देना पार्टी का सर्वश्रेष्ठ निर्णय था। लेकिन राजनीतिक भूल हुई थी। नहीं, वो भूल नहीं थी। आप क्यों हमको लपेट रहे हैं भाई? मेरे कहने का जो राजनीतिक भूल हुई कि लोजपा के लोग लड़ गए चुनाव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा लड़ गया,
ये राजनीतिक भूल थी। अब इसको एक बार एनडीए साथ किया जा रहा है। एनडीए में उस समय बिखराव था, जिसका लाभ मिला विपक्ष को। इस बार एनडीए एकजुट होकर के, एक मत होकर के लड़ेगी, तो फिर बिहार में बचेगा कौन भाई? कहाँ बचिएगा? कौन सा सीट आपको नजर आता है शाहबाद में? मैं तो अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं कि बिहार का कोई भी सीट नहीं है। इवन तेजस्वी जी को अपने सीट को बचाने के लिए अब क्या वहां करना पड़ेगा, ये तेजस्वी जी को ही पता है अंदर से। वह भी नहीं बचा पाएंगे। इस बार लहर है, एनडीए का लहर है। फिर से एनडीए आ रही है एकदम निश्चित एनडीए की ही सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। अच्छा, लास्ट एक आपका व्यक्तिगत राय हम फिर से जानना चाहेंगे। लास्ट सवाल है मेरा कि देखा जा रहा है कि जितने पूंजीपति हैं वो धीरे धीरे अब राजनीति की ओर अग्रसर हैं, और जो भी कार्यकर्ता है जो पार्टी के साथ दिल से जुड़ा रहता है, किसी भी दल की बात करें हम तो, चाहे राजद की बात करें, भाजपा की बात करें, बसपा की बात करें या जदयू की बात करें, जितने भी जमीनी कार्यकर्ता हैं, दुकान चलाने वाले, रोजगार करने वाले, वो पार्टी को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को बूथ स्तर पर पहुंचाने के लिए अपने कमाई का हिस्सा तक पार्टी में लगा देते हैं। और एकाएक कोई व्यक्ति आता है पैसा कमा करके सभी दलों में, और वो टिकट लेकर के उधर से आ जाता है। तो इससे आने वाले भविष्य में राजनीति पर, भारत की राजनीति पर किस तरह का असर पड़ने वाला है, और आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? अभी सवाल का जवाब जनता देगी। जनता उस चीज को अगर एक्सेप्ट करती है तो मैं कौन होता हूँ भाई? अगर जनता नकारती है तो ऊपर के नेतृत्व को भी समझना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट न दिया जाए। अभी भी बहुत सारे लोग ब्रह्मपुर में भी रेस में लगे हुए हैं, जो कभी क्षेत्र में नहीं दिखे, कभी गरीब गुरबा के बीच में नहीं पहुंचे, कभी किसी मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़े, लेकिन ब्रह्मपुर का बेटा, बक्सर का बेटा कह करके, और अभी मैदान में काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। मैदान में वो भी आवाज़ उठाने के लिए नहीं, टिकट का बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा करके, और इस बार हमें मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा मौका तो मैं हराऊंगा। भाई लोकतंत्र है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। अब ब्रह्मपुर विधायक की आप चर्चा कर रहे थे, ये कौन सा सामाजिक काम किए थे भाई? कहाँ संघर्ष किए थे? चक्की से मेरा तो रिश्ता 35 साल से है। एक आध लोग राजनीति करने वाले लोग थे, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जनता मालिक है लोकतंत्र की, और मुझे लगता है कि जनता इस बार इस सब चीज पर ध्यान देगी कि ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर भी करना जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो हमारे साथ अभी आप सुन रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा को, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से राजनीति का जो रंग है वो इन दिनों बदल रहा है। इन्होंने दावा किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी, इनका गठबंधन, एनडीए गठबंधन फिर से मजबूती के साथ चुनाव में अपना बहुमत साबित करने जा रहा है, और विपक्ष कहीं पीछे छूट जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।